नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। ये YouTube चैनल पहले से था और लगभग 2 वर्ष तक मैं यहाँ से कटा रहा, अज्ञातवास में रहा। अब मैंने सोचा है कि इसे फिर से शुरुआत किया जाए और इसके 1-2 नहीं 2-3 रीज़न है। तो देखिए, वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस चैनल को फिर से शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है। पहला तो ये कि CUET जो PG के बच्चे हैं जो लॉ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ हेल्प कर सकूं। मैंने पिछले वर्ष CUET PG का एग्ज़ाम दिया था और उसमें BHU में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कई सारे बच्चे जो BHU आना चाहते हैं या अभी DU भी आ गया है उसमें, तो DU जाना चाहते हैं, उन सब के लिए अगर कुछ गाइडेंस मैं और मेरे साथी यहाँ प्रोवाइड अगर कर सकें उनके लिए, तो एक हेल्प होगी उनके लिए। दूसरा जो कारण है, मैंने लिखा नहीं है वो। दूसरा एक कारण है फ्रेंड्स, एक चर्चा की संस्कृति का होना। एक बड़े दार्शनिक शायद सुकरात ने कहा था कि चर्चा की संस्कृति, जिस संस्कृति ने भी चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, आश्चर्य नहीं कि वही संस्कृतियां प्रगतिशील हो पाई, वही संस्कृतियां विकसित हो पाई, वही संस्कृतियां बची रही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक ऐसी संस्कृति को विकसित करें, चर्चा की संस्कृति को, जो विरोधियों की भी बातों को सुनने का सामर्थ्य हो सके, रख सके। आजकल तो स्थिति थोड़ी खराब लग रही है, लेकिन हम कोशिश करें कि देखिए, अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से अगर एक का भी मत आपके विचार से भिन्न है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस पर डोमिनेंट हो जाएं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस संस्कृति को देखिए। पहले आप देखेंगे कि जो भी संस्कृति आप देख लीजिए, आप पश्चिम की संस्कृति को देखिए, पश्चिम छोड़िए, भारत की संस्कृति को देखिए। भारत में पहले एक शब्द चलता था, शास्त्रार्थ की परंपरा। शास्त्रार्थ का मतलब होता है साथ बैठ करके वाद विवाद करना, तर्क करना, वितर्क करना और उसके पश्चात एक निष्कर्ष निकालना, और अगर वो तर्क सही हैं तो सामने वाला अपनी हार स्वीकार कर लेता था। इसे कहते थे शास्त्रार्थ की परंपरा, चर्चा होती थी। आश्चर्य नहीं कि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल से लेकर के अब तक, मतलब ऋग्वैदिक काल के दौर में देखिएगा आप, तो उस समय इतने महान हमारे ग्रंथ लिखे गए। आप वेद को देखिए, इसके बाद इतने महान वैज्ञानिक हुए उस समय के, खगोल शास्त्री हुए। उसके बाद देखिए आप आर्यभट्ट को देखिए, उसके बाद के दौर, आप ऋग्वेद के बाद में अगर देखेंगे तो ये जो दौर था, आर्यभट्ट हुए, उसी दौर में वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ हुए, उसी समय में, उसी दौर में चरक, सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। तो ये सब कैसे हो पाया, हमारी संस्कृति इतनी विकसित कैसे हो पाई? तो एक ही इसका बहुत प्रमुख रीजन है, और वो है चर्चा की संस्कृति का होना। इसके बाद भी आप देखेंगे तो ये परंपरा लगभग मध्यकाल से पहले तक भी हमारे साथ बनी रही। आचार्य शंकर को देखिए, बहुत प्रसिद्ध कहानी है आचार्य शंकर और मंडन मिश्र की कहानी, आपने सुनी होगी जरूर। मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, और आचार्य शंकर तो घूम कर शास्त्रार्थ करते थे। उनसे शास्त्रार्थ करना मतलब मजाक नहीं था। तो कहते हैं कि अच्छा, एक चीज और, इस दौर में आप देखेंगे कि हम, ये दुनिया में शायद पहली बार हुआ कि भारतीय महिलाओं ने भी शास्त्रार्थ किया। उसी कड़ी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आचार्य शंकर हैं, वो उन्होंने जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ किया और मंडन मिश्र पराजित हो गए, तो फिर उनकी पत्नी का नाम भारती था शायद। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मतलब शंकर ने हरा दिया मंडन मिश्र को।
और मंडन मिश्र हार स्वीकार कर लिया। शंकर ने कहा मैं तो जीत गया। भारती उनकी पत्नी आई और बोली नहीं, आपने तो अभी आधी पारी खेली है, आधा इनिंग ही खेला है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और आप तो सिंगल हो, तो आपको हराना मतलब सिर्फ आपको हराना, लेकिन इनको हरा दिए मतलब इनको नहीं हराया, वो मुझे भी हराना पड़ेगा। तो फिर मंडन मिश्र के हारने के बाद उनकी पत्नी ने शंकर से शास्त्रार्थ किया और कहते हैं कि 17 दिन तक शास्त्रार्थ चला और फाइनली जब लग गया उनकी पत्नी को भी कि शंकर को हराना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है, तो फिर उन्होंने मतलब कुछ ऐसे सवाल किए जो शंकर को मतलब शंकराचार्य के लिए आंसर देना बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने काम विषय प्रश्न किए और ये बाल ब्रह्मचारी थे, तो इन्होंने समय मांगा कि मुझे समय चाहिए, इनका मैं अध्ययन करूंगा और फिर आपको जवाब दे सकता हूँ, और फिर फाइनली शंकर जीत गए। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय तक चर्चा की संस्कृति हमारे साथ बनी रही थी। और इसके बाद भी हम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसी संस्कृति विकसित करें फिर से कि सभी एक दूसरे की बातों को समझें, सुने और निष्कर्ष जो भी निकालना है आप निकालिए। आप इधर जाइए या इधर जाइए, आप मेरे विचारों से सहमत होइए या नहीं होइए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है, देखिए सड़क से हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है, कुछ भी आप जब एक प्रक्रिया के तहत गुजरा जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। फिर आप ये महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप उससे सहमत हैं किसी विचार से या किसी विचार से असहमत हैं। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामाजिक परिवेश को प्रभावित करते हैं और उनका जानना बहुत जरूरी है एक समाज को। देखिए एज एन लॉ स्टूडेंट और एज एन एडवोकेट हमारा कोर्ट के लिए तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ही, क्लाइंट के लिए तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ही, लेकिन एक समाज के लिए भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हम कुछ बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो करेंगे। जैसे अभी एक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इनकी प्रोसीडिंग चल रही है सेम सेक्स मैरिज, हम इस पर बात करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे जो वर्तमान में हैं, इस पर क्या राय होनी चाहिए एज एन लॉ स्टूडेंट और एक सभ्य एक जो नागरिक है, इसके तहत हम क्या रुख अपनाएं, क्या हमारा मत होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा एक इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन है, हम लॉ में पढ़ते हैं, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूज। अब सुनिएगा, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि इग्नोरेंस अगर फैक्ट के आधार पे है तो एक्सक्यूजेबल है, मतलब माफ करने योग्य है। आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि मुझे फैक्ट पता नहीं था। मान लीजिए एक कार है, आपकी कार है और उसके अंदर कुछ विस्फोटक पदार्थ रखे हैं, डिक्की में जा रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया। आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कार के अंदर में ये विस्फोटक पदार्थ है, किसी ने रख दिया होगा, मुझे नहीं पता था। तो फैक्ट के आधार पे तो आपको आप एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता था कि ये कानून भी है कि लॉ है कि डिक्की में अगर कोई विस्फोटक पदार्थ है तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, आप विदेशों में भी अगर मान लीजिए कि विदेश में आप गए, भारत में वो जुर्म नहीं है लेकिन विदेश में वो जुर्म है और आपने वो कर दिया, तो आप उसके लिए पनिशेबल होंगे, क्योंकि यही है ना इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज। आप जिस भी जगह पर हैं वहां आपको वहां का कानून जानना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स और जो लीगल बैकग्राउंड के नहीं है, लॉ बैकग्राउंड के नहीं है, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे लगभग सारे फ्रेंड्स अब से पहले के साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए और भी जो सिंपल लोग हैं, जो छोटे छोटे जो कानून जानना चाहते हैं और जो जिनको जानना चाहिए, मैं उनके लिए कुछ लेकर के आऊँगा, कुछ महत्वपूर्ण कानून जो आप सभी को जानने चाहिए। तो यही मुख्य उद्देश्य है
और एक दो गौण उद्देश्य और भी हैं, उसे यहाँ बताना ठीक भी नहीं रहेगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।